दहेज की भारी मांग के कारण सगाई टूटने पर युवती ने आत्महत्या की। सुबह का अखबार पढ़ा तो मन भारी हो उठा। वही पुराना खबर जो सुर्खियां वर्षों से बनती चली आ रही हैं। न जाने इसका अंत कब होगा। इस खबर ने एक बार फिर मानवी की कहानी याद दिला दी। मानवी की कहानी कोई कथा नहीं, सच्चाई है। वर्षों पहले की घटना आंखों में आंसू बनकर छलक उठी। उस सुबह 4 बजे फोन की घंटी ने हड़बड़ा कर उठा दिया था। खबर मिली थी, मीरा दी, मानवी दीदी ने आत्महत्या कर ली। मैं उनकी छोटी बहन सालू बोल रही हूँ। क्या मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। मानवी मेरी बचपन की सखी, हंसमुख, मिलनसार, जिंदादिली से भरपूर। कॉलेज में भी हम दोनों साथ थे। मैं हिंदी ऑनर्स की छात्रा थी और वो गणित की। ऐसी दोस्ती थी जैसे 2 शरीर और एक जान। मीरा, हम दोनों कभी जुदा नहीं होंगे, कहने वाली मानवी इस तरह अचानक मुंह मोड़कर उस दुनिया से चली जाएगी जहां से कोई वापस नहीं लौट सकता। इसकी कल्पना तक न थी। मैं भागी भागी मानवी के घर पहुंची। आंगन में मानवी का मृतक शरीर रखा हुआ था। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। मुझे देखते ही मानवी की माँ चीख पड़ी, मीरा, तेरी सहेली हम सबको दगा दे गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सांत्वना के सारे शब्द न जाने कहाँ गुम हो गए थे। जमीन पर पड़ी गहरी नींद में सो रही मानवी का मासूम चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे अचानक वो खिलखिलाती हुई उठ जाएगी और कहेगी, डरा दिया ना। उसके नीले पड़ते चेहरे को एकटक निहारती मैं गहरी सोच में डूबती चली गई। हंसमुख, चंचल और बेहद सुंदर मानवी अपने मृदु व्यवहार से सबके दिल में घर कर जाती थी। दूसरों की आवाज की नकल करने में इतनी माहिर कि मेरी माँ भी उसकी आवाज सुनकर समझती कि मैं बोल रही हूँ। मिलनसार, मानवी की खुशियों को उसी दिन से मानो ग्रहण लग गया था जिस दिन उसका विवाह अमर के साथ तय हुआ था। विवाह तय होने पर वो बहुत खुश थी। वो कल गहरे घाव में बदल उसका जीवन ही लील जाएगी। मानवी को इसका तनिक भी आभास न था। उसने जब अपने पति अमर के बारे में मुझे बताया था तब उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। वो MBA करके मुंबई की एक बड़ी कंपनी में काम करते हैं। अपना फ्लैट, कार, सब कुछ है। वो बहुत सुंदर हैं। उसकी पलकें लाज से भारी हो उठी थीं। हाँ भाई, अब तो तुझे ससुराल और अपने उनके सिवा कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। इतने बड़े घर की बहू जो बनने जा रही है, लगता है शादी के बाद तू मुझे भी भूल जाएगी। वो मेरे गले से लिप्ट भीगे स्वर में बोली, कैसी बातें करती है मीरू, मैं और तुझे भूल जाऊं। दुनिया इधर की उधर हो जाए पर ये कभी नहीं हो सकता। एक तू ही तो है जिससे मैं सारा दुख दर्द बांट सकती हूँ। कितना गलत कहा था मानवी ने। कहाँ बांट पाई वो अपना सारा दुख दर्द। अगर मुझे उसकी मानसिक दशा का जरा भी अनुमान होता तो क्या आज वो सारे रिश्ते नाते तोड़ जा सकती। मानवी का पार्थिव शरीर 4 कंधों पर चढ़कर अंतिम यात्रा को तैयार था। हे ईश्वर, जो कुछ मानवी के साथ घटा किसी भी लड़की के साथ न घटे। मन ही मन प्रार्थना करती मैं जोर जोर रो पड़ी थी। अपनी सगाई के दिन कितनी खुश थी मानवी। सबकी नजरें बचाकर वो बार बार अलमारी में रखी अमर की तस्वीर निहार रही थी। उसकी ये हरकत मेरी नजर से छिपी नहीं थी और चोरी पकड़ी जाने पर कितनी शर्मा गई थी। वो और मैं दिल खोलकर हंस पड़ी थी। अमर और उसके परिवार वालों को देखकर सबने मानवी के भाग्य को सराहा था। माता पिता, 2 छोटी बहनें, एक छोटा भाई, भरा पूरा परिवार था अमर का। 2 महीने बाद शादी की तारीख तय हुई थी। एक दिन वो मेरे घर आई तो उसके सुंदर मुखड़े पर कुछ बदलाव था तो मैंने पूछ लिया, क्या हुआ मानवी? मीरा, क्या बेटी के रूप में जन्म लेना पाप है? ये तू क्या कह रही है? मैं चौंक गई थी। लड़कियों के गुण, उनकी शिक्षा, आचार व्यवहार सब कुछ रुपयों के आगे छोटे क्यों समझ लिए जाते हैं? अगर अमर एक अच्छे वर है तो क्या मैं भी उनके योग्य नहीं हूँ? आखिर हुआ क्या? उन लोगों ने 7 लाख कैश और एक मारुति वैन मांगी है। पता है मुझे उदास देखकर पापा ने क्या कहा? बोले, बेटी, मन में कोई अपराध बोध मत पालो, ये समाज की रीत है। पिता का फर्ज है, तुम बस आने वाले खुशनुमा भविष्य के बारे में सोचो। पर मीरा, आज मुझे अपने अस्तित्व पर शर्म आ रही है।
पापा घर के बगल की 4 कट्ठा जमीन भी बेच रहे हैं, जहां हमारा बचपन खेलते कूदते घरौंदे बनाते गुजरा है। वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं उसे कैसे समझाऊं। मैं भी तो एक लड़की थी, उसी की तरह विवाह की दहलीज पर खड़ी, भविष्य के सुंदर स्वप्न बुनती, पर भीतर से भयभीत। समाज, रीति रिवाज, इन सब चीजों से मुझे भी तो 2-4 होना पड़ेगा, ये सोचती गहरी रही। वक्त अपनी गति से बीतता रहा। मानवी की विवाह की तारीख कई कारणों से टलती रही। एक दिन मैंने पूछा तो वो रो पड़ी। अब मैं क्या कहूँ। मेरे ससुर जी का कहना है पहले उनकी बेटी का ब्याह होगा, फिर हमारी शादी होगी। पापा बता रहे थे हमारे दिए रुपए ही उन्होंने अपनी बेटी के ससुराल वालों को दिए हैं। अच्छा, कब होगी तेरी नंद की शादी? दिसंबर में। इसका मतलब है जनवरी फरवरी में तेरे ब्याह की मिठाई खा सकूंगी, है ना? मैंने हंसकर कहा था तो वो भारी स्वर में बोली थी, पता नहीं। इंसान जो सोचता है हमेशा वही नहीं होता। वक्त कभी कभी हर मोड़ पर परीक्षक की तरह खड़ा मिलता है। न जाने मानवी को अभी कितनी परीक्षाओं से गुजरना था। इस बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने मानवी को तोड़कर रख दिया। एक सुबह उसके ससुराल से फोन आया कि गाड़ी और बचे 2 लाख रुपए जो विवाह के समय देने थे, सप्ताह भर के भीतर दे दिए जाएं, तभी विवाह की तिथि तय होगी। मानवी के पिता ने बार बार विनती की कि वे जल्दी ही सब कुछ दे देंगे। शादी जल्द से जल्द नहीं हुई तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। समाज और रिश्तेदारी में भी कई तरह की बातें उठेगी। लगभग 1.5 साल से केवल तिथियां दी जा रही हैं, पर अमर के पिता की एक ही जिद थी, अभी सब कुछ दे दिया जाए। जून के पहले सप्ताह में शादी जरूर हो जाएगी। मानवी के पिता मजबूर थे। मन में विचारों का बवंडर उठ खड़ा हुआ था। आखिर क्यों बार बार शादी की तिथि बढ़ाई जा रही है? लड़का सगाई के बाद न तो एक बार भी आया है, न कभी फोन या पत्र के माध्यम से संपर्क हुआ है। ऊपर से बार बार रुपयों की मांग। कोई संवेदना, कोई गहन विचार नहीं। बेटी की चिंता उन्हें घून की भांति अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। चिंता का परिणाम ये हुआ कि अचानक गहरे मानसिक तनाव के कारण हार्ट अटैक से मौत हो गई। इस घटना से पूरा परिवार सन्न रह गया और पिता की असमय मौत के लिए स्वयं को ही जिम्मेदार मानने वाली मानवी डिप्रेशन में चली गई। मानवी के पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर उसके ससुराल वाले भी मातम पर आए, तो समाज के लोगों ने भी जल्द से जल्द विवाह कराने की बात कही। पर जिस व्यक्ति के मन में जीवित व्यक्ति के प्रति कोई संवेदना न हो, उससे मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति हेतु उपाय करने की याचना करना भी गलत साबित हुआ। दबी जुबान से ही सही, पर मानवी के ससुर ने साफ कह दिया, हमने जो कहा है उसे तो आपको मानना ही होगा। आप जल्द से जल्द व्यवस्था करें। अमर दशहरे की छुट्टियों में आ रहा है, शादी भी हो जाएगी। मानवी की माँ और बड़े भाई का बुरा हाल था। मानवी के बाद उसकी छोटी बहन सालू का विवाह भी करना था। कैसे सारी व्यवस्था होगी? आखिरकार तय हुआ कि मानवी के पिता के प्रोविडेंट फंड और गांव की पुश्तैनी जमीन बेचकर किसी तरह मानवी का विवाह कर दिया जाए। इन सारे घटना के बीच मानवी जल बिन मछली की तरह तड़प रही थी। पल पल उसके घावों की पीड़ा को मैंने भी महसूस किया था। एक दिन मैंने उसका हाल पूछने के लिए फोन किया था। मानवी ने उदास होकर मुझसे कहा था, लगता है अमर पिता के दबाव में आकर शादी कर रहा है। मानवी की बातें कई प्रश्नों को जन्म दे रही थीं। अंतर्मन में गूंजते प्रश्नों के घेरे में कैद वो तड़प रही थी। धीरे धीरे उसने घर से बाहर निकलना भी छोड़ दिया था। लोगों की भेदती नजरें, कई प्रश्न उसकी पीड़ा को बढ़ा रहे थे। एक दिन उसके सारे सवालों के हल अचानक मेरे सामने आ खड़े हुए। मेरा मौसेरा भाई ननंद जो मुंबई में नौकरी करता है, 3 साल बाद घर आया तो हम सब बहुत खुश हुए। बातों ही बातों में पता चला कि अमर उसका जिगरी दोस्त है। बेचारा, माँ बाप ही दुश्मन बने हुए हैं उसके। एक तो बिना उससे पूछे उसकी शादी तय कर दी, ऊपर से लाखों रुपए दहेज के ले लिए। मैंने बीच में ही बात काटते हुए पूछा, तो शादी क्यों नहीं कर लेता? वो एक महाराष्ट्रियन लड़की से
जो उसकी सहकर्मी भी है, प्रेम करता है। अगर किसी से प्रेम करता था तो माता पिता को अंधेरे में क्यों रखा? उसने सारी बातें परिवार वालों को बता दी थी, पर घर वाले इस विजातीय विवाह के लिए राजी नहीं थे। अमर की मां ने अन्न जल त्याग दिया, जहर खा लेने की धमकी दी, तो वो बेमन से लड़की देखने को तो सहमत हो गया, पर साफ साफ कह दिया उसे सोचने के लिए वक्त चाहिए। बिना उससे पूछे बात आगे न बढ़ाई जाए। फिर मेरे मन में तेज आंधियां शोर मचाने लगी थीं। फिर क्या, अब वो ठान कर आया है कि शादी नहीं करेगा। उसे इस बात पर बेहद गुस्सा आया है कि लड़की वालों से रुपए लेकर उसकी बहन की शादी में खर्च भी कर दिए गए और उसे कुछ पता भी नहीं चलने दिया। शायद उसके पिता के मन में भय था कि अगर अमर ने प्रेम विवाह कर लिया तो अपनी बेटी के ब्याह के लिए वो लाखों रुपए कहां से लाएंगे। सच कहता हूँ मीरा, अमर जैसा लड़का लाखों में एक होता है। वो तो माता पिता की बात मानकर अपने प्रेम की भी बलि देने को तैयार था, पर पिता ने उसे मोहरा बनाकर अपना मतलब साधा है। ये बात उसे भीतर तक दंश दे गई है। अगले महीने वो उसी महाराष्ट्रियन लड़की से कोर्ट मैरिज करने वाला है। नंदन भैया ने बताया तो मेरे पांव तले जमीन खिसक गई। मानवी का भोला चेहरा आंखों में घूमने लगा। भैया कभी सोचा है बाप बेटे की तकरार की चक्की में आखिर पिसेगी तो एक मासूम निर्दोष लड़की ही न। सगाई के 1.5 साल बाद शादी टूट जाने पर लड़की पर क्या बीतेगी? समाज में उसकी बदनामी का जिम्मेदार कौन होगा? कितने लोग सच्चाई जान पाएंगे? लड़की के माथे ही कोई न कोई दाग लगा दिया जाएगा। मैं मानवी के घर पहुंची। ये सच बताने के लिए मन ही मन हिम्मत जुटा रही थी कि मानवी की मां ने बताया रुपयों की व्यवस्था कर ली गई है, गांव वाला घर गिरवी रखकर। मैं आगे सुन नहीं सकी और वो सब कुछ बताती चली गई जो नंदन भैया से पता चला था। मानवी की मां सुनते ही जमीन पर गिर गई थी। हे भगवान, ये तो नीचता की हद हो गई। अब क्या होगा? कहते हुए मानवी की मां ने सारी बात मानवी के बड़े भाई को बताई तो वो भी सकते में आ गया। क्या आदमी इतना नीचे भी गिर सकता है? पैसों की खातिर अपने बेटे के साथ साथ एक मासूम लड़की की जिंदगी भी नर्क में झोंक दी कमीनों ने। अब तो वो चाहेंगे भी तो मैं बहन को कुएं में नहीं धकेलूंगा। रुपए तो उन्हें हर हाल में लौटाने होंगे। बेटा, जोश से नहीं होश से काम लो, मानवी की मां ने कहा। होश से ही तो काम कर रहा हूँ मां, नहीं तो ऐसे पाखंडियों के खिलाफ मैं पुलिस में रिपोर्ट कर देता। पर जानता हूँ पुलिस कचहरी के चक्करों से हमारी ही बदनामी होगी। भाई ने कहा था, मानवी तू दुखी मत हो, ये तो अच्छा हुआ सब कुछ पता चल गया। अगर कहीं दबाव में शादी हो जाती और तुझे तकलीफ झेलने पर मजबूर होना पड़ता तब क्या होता? जहाँ विधि ने लिखा होगा वहाँ विवाह हो जाएगा। माँ समझाने लगी तो मानवी चुपचाप उठकर भीतर चली गई थी। कुछ दिन बीते। एक दिन पता चला भाई के बार बार कहने पर भी अमर के पिता ने रुपए वापस नहीं किए थे। भाई बेहद परेशान था। मानसिक परेशानियों का ज्यादा दबाव सहन नहीं कर सकी ने मानवी ने आत्महत्या कर ली। पूरी रात में सो नहीं पाई। आंगन में पड़ा मानवी का मृत शरीर बार बार आंखों के सामने आता रहा। मैं अपने ही आंसुओं के सैलाब में डूबती चली गई। इस घटना के तीसरे ही दिन डाक से एक पत्र मिला। पत्र मेरे नाम था। लिखावट देखकर मैं चौंक पड़ी। ये तो मानवी की लिखावट है। जल्दी से पत्र खोलकर पढ़ने लगी। जैसे जैसे एक एक शब्द पढ़ती गई पूरा शरीर पसीने से भीगता चला गया। आंखों के सिवा पूरा शरीर जैसे जड़ हो गया था। उसने लिखा था, मेरी प्यारी सखी, मेरी वेदना और पल पल रिश्ते घावों की पीड़ा से तुम अनजान नहीं हो। सारा दुख दर्द सदा तुम्हारे साथ बांटती आई हूँ। अंतिम पीड़ा भी आज बांट लूं। तुम्हें जब पत्र मिलेगा मेरा अस्तित्व मिट चुका होगा। बताओ मीरा, मेरा क्या दोष था? क्यों मेरी मासूम भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ? मेरी संभावनाओं, सपनों, उमंगों की हत्या करने वाले समाज की मुख्य धारा से जुड़े लोग चैन से जी रहे हैं और मैं
जिसके अरमानों का खून हुआ, आत्महत्या पर मजबूर हूँ। आखिर क्यों मीरा? क्या सिर्फ इसलिए कि एक लड़की की भावनाओं की कद्र आज भी किसी को नहीं है? मैं जानती हूँ मेरे जाने के बाद भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा दर्द केवल मेरे अपनों का दर्द मात्र बनकर रह जाएगा। न दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज उठेगी, न बेटी का दर्द कोई समझेगा। समाज की नजरों में मैं आज आत्महत्या कर रही हूँ, पर मेरी मौत तो उसी दिन हो गई थी जब मेरे विवाह की चिंता में पापा चलब से थे। अमर ने कितनी आसानी से रिश्ता तोड़ दिया। भैया रुपया वापस पाने के जुगाड़ में लग गए और माँ ने कह दिया जहाँ लिखा होगा वहाँ विवाह हो जाएगा। सब भूल गए, पर मीरा मैं कोई काठ की गुड़िया नहीं, जीती जागती एक स्त्री हूँ। सगाई के बाद अमरा के साथ जो प्यार का बंधन जुड़ा था उसे कैसे भूल जाती स्त्री एक बार ही किसी को अपना दिल सौंपती है। मैंने भी अमर को पति मानकर सौंप दिया था, अब कैसे किसी दूसरे के साथ निभा पाती? बोलो, ये एक स्त्री का अपमान था ना मीरा? मैं दुखी हूँ, इस गहरे चोट से उबर नहीं पा रही हूँ, इसलिए कई उम्मीदें साथ लिए जा रही हूँ, पर ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मैं फिर लड़की के रूप में ही जन्म लूँ, जिसमें अपने सारे बिखरे सपने सजा सकूं। पर तब जब समाज से दहेज का कोड़ मिट जाए, विकसित समाज का ये बदनुमा दाग धुल जाए, फिर कोई लड़की भविष्य के मीठे सपनों का मौत के अंधकार की मानवी न बने। क्या ऐसा समय कभी आएगा? अगर हाँ तो मैं भी आऊंगी, और नहीं तो समझना तुम्हारी मानवी चली गई। बस अब आखिरी विदा। पत्र पढ़कर मैं संज्ञा शून्य सी बैठी रह गई थी। क्या ऐसा समय कभी आएगा? इन शब्दों की गूंज से आत्मा छटपटाने लगी थी। वर्षों बीत गए, आज भी ये प्रश्न अंतर्मन में गूंज ही रहा है।